नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं और 7वें और 8वें पाठ है केमिस्ट्री वाले, उनको हटा दिया गया है। अब हम 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि अब किसके पाठ आएंगे, फिजिक्स वाले पाठ हैं। और बायो को और केमिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम फिजिक्स वाले पोर्शन को शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहला पाठ है, 9वां पाठ है प्रकाश यानी लाइट। लाइट के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो जब भी प्रकाश की बात आती है तो हम कोई भी वस्तु को जब देखते हैं तो वस्तु किसके द्वारा दिखाई देती है। तो वस्तु दिखाई देने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है प्रकाश। प्रकाश के कारण ही हम कोई भी वस्तु है वो दिखाई देती है। क्या होता है, पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित करके और हमारी आंखों तक भेजती है। फिर हमें वो वस्तु जैसे ही वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक जाता है तो आंखों की रेटिना पर वो प्रकाश पड़ता है। फिर रेटिना क्या करती है, मस्तिष्क तक भेजती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार की ये पूरी प्रोसेस होती है। तो मेन कारण क्या है कोई वस्तु दिखाई देने का? प्रकाश। यदि प्रकाश नहीं होता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बिना प्रकाश में कोई भी वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। तो कोई भी वस्तु दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश। और अब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रकाश में क्या क्या होता है, किस प्रकार हम प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं इसमें। तो देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश हमने देखा कि कोई भी वस्तु दिखाई देने का मेन कारण क्या होता है, हमारा प्रकाश। यानी प्रकाश के कारण ही हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई देती है। तो अब देखते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर मुख्य रूप से प्रकाश का स्रोत क्या है? तो प्रकाश का स्रोत का नाम आते ही हमारा ध्यान किसकी ओर जाता है? सूर्य की ओर। तो सूर्य है, सन है, वही हमारे प्रकाश का मुख्य स्रोत है, जिसके द्वारा हमें भी कोई भी वस्तु दिखाई देती है। यानी और भी प्रकाश के स्रोत हैं, कृत्रिम स्रोत है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत की जब बात आती है तो वो कौन सा आता है? सूर्य। यानी सूर्य के द्वारा ही हमें कोई भी वस्तु, सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा ही हमें कोई भी वस्तु है दिखाई देती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है मुख्य रूप से कितने रंगों का बना होता है? 7 रंगों का होता है। कितने रंगों का है? 7 रंगों का मिश्रण है, और जो कि किस रूप में होता है? श्वेत प्रकाश के रूप में। तो हमें सूर्य का प्रकाश किस रूप में दिखाई देता है? श्वेत प्रकाश के रूप में। और उसमें कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। वो 7 रंग किस प्रकार हम याद कर सकते हैं? जैसे हिंदी में होता है बैनी आहे पिनाला, इस प्रकार का ये सूत्र है। इसमें कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। अब देखते हैं कि जो प्रकाश है इससे वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो हमने क्या देखा, जैसे ही प्रकाश है वो किस पर पड़ता है? वस्तु पर पड़ता है। कोई भी वस्तु है उस पर पड़ेगा प्रकाश, और प्रकाश पड़ते ही क्या होगा, हमारी आंखों तक वस्तु क्या है? दिखाई देती है। इसमें यह बताया है। तो कैसे आंखों तक दिखाई देती है, हमें कैसे दिखाई देती है? प्रकाश है वो वस्तु पर पड़ती है, फिर क्या होता है, उसका परावर्तित प्रकाश नेत्रों पर पड़ता है। क्या होता है? प्रकाश वस्तु पर पड़ती है, प्रकाश वस्तु पर जैसे ही पड़ेगा तो वस्तु क्या करेगी? प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों तक यानी नेत्रों तक पहुंचाएगी। और नेत्र में क्या होता है? रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। आंख का जो रेटिना भाग है उस पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना क्या करता है? रेटिना से प्रकाश कहाँ पर जाता है? मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क वो संवेदना के द्वारा हमें क्या वस्तु है दिखाई देती है। इस प्रकार ये क्रिया के प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है। अब देखते हैं कि कोई भी वस्तु है वो हमें अलग अलग रंगों की क्यों दिखाई देती है, क्या कारण है। तो उस सब का मेन कारण हमारा क्या है, देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी वस्तु क्या है किसी भी रंग की दिखाई देती है, जैसे मान लो हमें कोई भी वस्तु है किस रूप की दिखाई दे रही है, लाल रंग की दिखाई दे रही है वस्तु। तो लाल रंग की क्यों दिखाई दी? उसका कारण क्या है कि जो कितने रंग हमने देखा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग, जिस सूर्य का प्रकाश हो 7 रंग का, जैसे वो 7 रंग होंगे, मुख्य रूप से हम कितने रंग मानते हैं? 7 मानते हैं। तो उसमें क्या है कि वस्तु में जैसे लाल दिखाई देती है, तो लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अन्य जो रंग है उनका क्या हो जाता है? अवशोषण कर लेती है वो वस्तु। यानी अन्य जो रंग है ना उनका तो वो वस्तु क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। और लाल रंग है उसको क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, और वस्तु हमें किस रूप में दिखाई देती है? लाल रंग की।
या अन्य कोई रंग हो, चाहे हमें वस्तु किस रूप में दिखाई देती है, दूसरे जैसे पीले रूप में दिखाई देती है, तो क्या करती है अन्य जो रंग है उनको तो क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है 6 रंगों को तो, और पीले रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी, पीली दिखाई देगी। इस प्रकार हम यदि देखें कि यदि वस्तु है वो सभी रंगों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। तो काली वस्तु क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, उस वस्तु ने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, और केवल काली रंग सभी रंगों को जैसे अवशोषित किया तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। यदि सभी रंगों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे वस्तु, तो हमें कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु हमें क्यों काली दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है या अन्य रंगों की दिखाई देती है। तो यदि सभी रंगों को अवशोषित करती है तो वस्तु काली दिखाई देगी, सभी रंगों को परावर्तित करती है तो कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद दिखाई देगी। और अन्य रंगों में यदि दिखाई देती है तो उसमें अन्य जो उस रंग के अलावा जो रंग है उनको तो अवशोषित कर लेती है और उस रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु कैसे दिखाई देती है अलग अलग रंगों की। अब हम देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में एक सिद्धांत दिया हुआ है डी ब्रोगली द्वारा, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। तो उसमें हम विस्तार से देखते हैं कि प्रकाश किस प्रकार दिखाई देता है। अब जो आपका प्रकाश है वो क्या है, सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश किस रूप में, वैसे तो हम देखें तो प्रकाश क्या होता है कि अलग अलग चारों दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में क्या है, समान रूप से फैलता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपका जो प्रकाश है उस किस रूप में मानते हैं हम, कि प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता हुआ हमें क्या है, प्रतीत होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में जो गमन करता है वो किस रूप में गमन करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। अब उसका हम प्रयोग द्वारा देखते हैं कि यदि हमने कोई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती रखी अंधेरे में, और फिर क्या किया, हमने एक गत्ता लगाया, उसके बीच में एक छिद्र किया, फिर हम आँख से जब देखते हैं तो क्या होता है कि सीधा उस जो छिद्र उसमें से हमें क्या दिखाई देगा, वो मोमबत्ती का प्रकाश है वो सीधा हमें आंखों तक दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम इस गत्ते को इधर उधर करते हैं तो हमें ये मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश है वो क्या है, सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश वो तरंग रूप में सरल रेखा में गमन करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे विस्तार होता गया विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, तो फिर क्या हुआ, फिर दूसरा सिद्धांत दिया गया कण रूप में। यानी क्या, जैसे हम किसी टॉर्च को जलाते हैं या फिर हम कई बार देखते हैं किसी भी अंधेरे कमरे में जैसे प्रकाश होता है, छिद्र में से कोई प्रकाश आ रहा है तो उस रूप में हमें कण जैसे स्थिति दिखाई देगी, प्रकाश फैल जाएगा। जैसे हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक टॉर्च ली हमने और उसमें एक गत्ता लगाया, फिर हम जैसे ही इस रूप यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या है, प्रकाश फैला हुआ दिखाई दे रहा है इस प्रकार। तो फैला हुआ इस यहाँ पर हमें कण जैसे दिखाई देंगे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यहाँ तो हम देख रहे थे कि प्रकाश वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लेकिन कभी कभी के प्रकाश क्या किस रूप में गमन करता है, कणों के रूप में गमन करता है, और फिर क्या है कि चारों ओर प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये फैलने की जो प्रकृति है वो किस रूप की है, कण रूप की। तो प्रकाश क्या है, कणों के रूप में है, फैलता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या होता है कि कभी कभी तो क्या है, कण रूप में व्यवहार करता है और कभी कभी तरंग रूप में व्यवहार करता है। तो ये किसने स्पष्ट किया, ये पूरा स्पष्ट किया डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, द्वैत प्रकृति का। द्वैत प्रकृति में उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश कभी तरंग रूप में और कभी कण रूप में व्यवहार करता है। ये कौन सा सिद्धांत है, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, जो कि हमने स्पष्ट किया है, देखा है हमने प्रयोग द्वारा कि किस प्रकार हम देखते हैं उनको। अब देखते हैं आगे। अब क्या है कि वर्तमान में जो प्रकाश के कण तरंग जो द्वैतवाद है उनको किस रूप में, क्वांटम यांत्रिकी जो शाखा है आपकी भौतिकी की, उसमें तरंग या पैकेट द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। किसको, प्रकाश के जो कण तरंग को द्वैतवाद जो प्रकृति है डी ब्रोगली द्वारा जो दी हुई है, वो क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट के रूप में क्या है, निरूपित किया जाता है। ये है, हमने देखा किस प्रकार प्रकाश का व्यवहार है। अब हम देखते हैं कि छाया क्यों बनती है। एक आता है कि छाया क्यों बनती है, तो छाया बनने का मुख्य मेन कारण हम सब जानते हैं। कैसे कि छाया है क्यों बनती है, कि जो प्रकाश है उसके
मार्ग के अंदर यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, क्या है कि प्रकाश के मार्ग के अंदर यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी हमने, तो क्या होगा कि उसके पीछे वाले भाग में क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। ये है छाया बनने का कारण। अब हम विस्तार से देखेंगे कि प्रकाश है उसका परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। देखते हैं इसमें सबसे पहले देखें परावर्तन क्या होता है। कि जो प्रकाश है आपका वो किसी पृष्ठ पर गिरे, क्या होगा, प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरे तो उसमें क्या होगा, अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है वापिस। ये क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सरल रूप में हम देखें तो क्या होगा कि प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके मॉडर्न रूप में और भी देखेंगे आगे परिभाषा हम। तो इसमें हम देखते हैं कैसे, ये कोई क्या है, पृष्ठ है कोई, और इस पर क्या गिर रहा है, प्रकाश इस रूप में किरणों के रूप में गिर रहा है, तो क्या होगा, निश्चित दिशा में वापस क्या हो जाएगा, गमन कर जाएगा इस प्रकार। तो ये क्या होगा, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो आ रही जो किरणें हैं ये तो कौन सी होगी, आपतित किरणें, और जो आपतित किरणें हैं वापिस निश्चित दिशा में गमन करती है, ये क्या कहलाती है, आपकी परावर्तित किरणें। इस प्रकार हम और भी देखेंगे, इसकी आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो आगे हम देखेंगे कि किस रूप में, अलग अलग परिभाषाओं के रूप में हम इनको विस्तार से देख सकते हैं। तो प्रकाश है वो क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से क्या होती है, टकराती है, तो उसी माध्यम में वापिस से निश्चित दिशा में गमन करती हुई चली जाती है। ये प्रकाश का क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कहलाता है। क्या हुआ, दूसरी परिभाषा के रूप में हम देखते हैं। तो कि प्रकाश है वो एक माध्यम में, एक माध्यम कौन सा, जैसे एक माध्यम हमने ले लिया, हवा ले लिया, एक माध्यम कौन से ले लिया, हवा ले लिया, तो क्या होता है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हुई निश्चित दिशाओं में चली जाती है। ये क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी एक परिभाषा और देख सकते हैं, कैसे कि जब प्रकाश है वो प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह से, यानी चमकीली सतह कौन सी मान सकते हैं, दर्पण मान सकते हैं, उससे टकरा कर वापस उसी माध्यम में गमन करती है, ये प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो आपको कौन सी परिभाषा याद करनी है, आपको ये मॉडर्न वाली परिभाषा ये याद करनी है। कैसे कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह कौन सी ले सकते हैं, दर्पण ले सकते हैं, यानी जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में गमन करती है, ये प्रकाश का क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार हमने देखी प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा। तो प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा क्या हुई कि प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है या गमन कर जाती है प्रकाश किरण, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जो प्रकाश का परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा कौन सा होता है, आपका विसरित परावर्तन। एक तो नियमित परावर्तन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, विसरित परावर्तन। कैसे विसरित और कैसे नियमित परावर्तन होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नियमित परावर्तन के रूप में। तो नियमित परावर्तन हम देखें तो क्या होगा, नियमित परावर्तन जब किसी, यानी जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी पृष्ठ पर, चमकीले पृष्ठ पर टकराती है तो वो क्या करती है, वापस नियमित रूप में से ही क्या होती है, परावर्तित होती है, ये नियमित परावर्तन होता है। यानी जब चिकनी समतल पृष्ठ से टकराएगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरण निश्चित दिशा में वापस आएगी, यह क्या कहलाता है, आपका नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन इसका विपरीत। कैसे, ये तो चिकनी जो समतल चमकीली पृष्ठ था और ये क्या होता है, खुरदरा पृष्ठ, यानी जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो अनियमित रूप से वापस क्या करती है, गमन करती है, और ये आपका क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन। इस प्रकार हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि इस प्रकार ये आने वाली किरणें हैं जो क्या है, इस समतल चिकने पृष्ठ से, चमकीले पृष्ठ से टकरा रही है और वापिस सीधी की सीधी क्या है, गमन कर रही है वापिस दिशा में। अब देखते हैं खुरदरे में, खुरदरे वाला जो पृष्ठ है उसमें क्या होता है, अनियमित हो जाता है। जैसे इस प्रकार आ रही है तो कोई भी उसकी दिशा निश्चित नहीं है, अलग अलग दिशाओं में ये गमन कर रही है वापस। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे क्या है कि आप जब किसी पेड़ के नीचे देखते हो कि पेड़ के नीचे हम देखते हैं कि जो हमें
प्रकाश दिखाई देता है उसमें। क्यों दिखाई देता है, वो कारण क्या है इसका, खुरदरा पृष्ठ होने का कारण है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार परिभाषा दी हुई है, इनकी कैसी परिभाषा हम याद कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं नियमित परावर्तन में। तो ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित किरणें, नियमित यानी इस प्रकार आ रही है, नियमित आएगी किरणें तो, यानी ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर नियमित ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। सीधी सी सरल सी परिभाषा है कि ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित किरणें आ रही है, यानी ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित किरणें किसी समतल चिकनी सतह से टकराकर नियमित ही परावर्तित हो जाती है, ये नियमित परावर्तन कहलाता है। अब देखते हैं विसरित परावर्तन। विसरित में क्या हो जाएगा, विसरित में क्या होगा, ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित आपतित किरणें आएगी तो नियमित ही, यानी ऐसा परावर्तन जिसमें नियमित आपतित किरणें किसी खुरदरी सतह, चमकीली सतह से टकराकर या खुरदरी सतह से टकराकर अनियमित रूप से या विसरित रूप से परावर्तित हो जाती है, इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार हम विसरित परावर्तन की परिभाषा याद कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। यदि आप देखते हो कि कोई भी दर्पण है तो दर्पण किस रूप में बनता है, कैसे बनता है दर्पण, कोई भी कांच है तो कांच क्या होता है, उसके आर पार है वो प्रकाश चला जाता है। लेकिन यदि उस कांच की एक सतह पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और पॉलिश, दर्पण पर पॉलिश किसकी की हुई, ज़्यादातर चांदी की करते हैं, क्योंकि चांदी है वो चमकीली होती है और उससे जो दर्पण बनेगा वो क्या होगा, उसे स्पष्ट हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन चांदी क्या होती है, महंगी होती है, सिल्वर जो आपका जो चांदी है वो क्या होता है, महंगी होती है। इसीलिए क्या करते हैं, चांदी की पॉलिश न करके आपको किस रूप में करते हैं, एल्यूमिनियम की पॉलिश की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं। आगे देखते हैं परावर्तन के नियम, क्या नियम होते हैं परावर्तन के, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परावर्तन के नियम के रूप में हमने क्या लिया, एक चमकीली सतह ली, उस पर क्या होगा, जैसे ही कोई भी किरण आएगी इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण, और वापस गमन करने वाली कौन सी होगी, परावर्तित किरणें होगी। बीच में हमने ऐसा कोई होता नहीं है अभिलंब, बीच में यह तो होती है किरणें तो, लेकिन अभिलंब हमने मान लिया दोनों के बीच में, ये क्या होता है बीच में अभिलंब। हम देखते हैं मैथ में सवाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सीधी रेखा है उस पर कोई रेखा, आड़ी रेखा जब आती है तो वो क्या कहलाती है, आपका अभिलंब कहलाती है। उसी प्रकार इसमें क्या लिया हुआ है, अभिलंब लिया हुआ है। तो अब क्या होगा, इसमें जो इस रूप में जो कोण बनना है, किस रूप में, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये कौन सा कहलाता है, आपका आपतन कोण हो जाएगा, आई के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो है आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाता है, आर, यानी ये परावर्तन कोण हो जाता है। यानी आई तो कौन सा हो गया, आपतन कोण, और परावर्तन कौन सा हो गया आपका, ये जो अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच में बन रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अब देखते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार परावर्तन होता है आपका। इसके नियम है, 2 नियम है। कितने नियम परावर्तन के, 2। कैसे कि आपतित किरण, पहला नियम कौन सा आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु में होते हैं, यह है परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम कौन सा है कि आपतित किरण, यह है आपकी आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण यह है आपकी परावर्तन होने के बाद में परावर्तित किरण हो गई, और अभिलंब ये जो बीच में है ये क्या है आपका अभिलंब। तीनों एक ही तल में, एक तल कौन सा है, ये आपका क्या है, एक ही तल है, और एक ही निश्चित क्या है, बिंदु है। इन पर तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु में होते हैं, ये परावर्तन का प्रथम नियम है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु में होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन का प्रथम नियम। सरल सा नियम है। दूसरा नियम कौन सा हो जाएगा, दूसरा नियम आपका कि आपका जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, यानी आपका जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, दोनों को मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। यानी ये जो कोण है आपका आपतन कोण और ये जो आई है और ये आर कोण है, यानी परावर्तन कोण। आई, कोण आई और कोण आर है, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप दूसरा परावर्तन का नियम है। दूसरा परावर्तन का नियम परावर्तन का दूसरा नियम कौन सा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मान क्या होता है, बराबर। अब देखते हैं आगे दर्पण के, किस प्रकार है दर्पण में।
कि दर्पण है वो आपका कितने प्रकार का होता है। कोई भी आपको सीधा पूछे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो समतल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है अवतल और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल। अब देखते हैं आगे कि किस प्रकार समतल दर्पण होता है और किस प्रकार आपका गोलीय दर्पण होता है। अब देखते हैं इसमें समतल दर्पण है वो क्या होता है, सीधा यदि कोई समतल कांच है और इसकी एक साइड में क्या कर दें हम, पॉलिश कर दें चांदी या एल्यूमिनियम की, तो वो क्या हुआ, दूसरा भाग आपका क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, उसमें हम प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, आपका समतल दर्पण होता है, समतल कांच के द्वारा ही बनाया होता है ये। अब देखते हैं इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण में वो किस प्रकार के बनते हैं, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है आपको। अब देखते हैं इसमें, ये आपका ले लिया हमने समतल दर्पण ले लिया। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार बनते हैं कि प्रतिबिंब बिंब, यानी प्रतिबिंब तो कौन सा हो गया जो हमें दिखाई दे रहा है कांच के अंदर, दर्पण के अंदर, और बिंब कौन सा होता है जिसका हमें बिंब देखना है। जैसे आप हो तो आप क्या हो जाएंगे, बिंब हो जाएंगे, या कोई वस्तु रखी है आपने दर्पण के सामने तो वस्तु क्या हो जाएगी, बिंब हो जाएगी। ये होते हैं प्रतिबिंब और बिंब। यानी आपका जो प्रतिबिंब और बिंब है वो आकार में क्या होते हैं, आपके बराबर। यानी आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो वस्तु के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला ये हो गया, यानी समतल दर्पण में जो भी आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है वो वस्तु के क्या होते हैं, जितनी वस्तु जितनी बड़ी वस्तु है वो उतनी आकार का क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। यानी बिंब और प्रतिबिंब है वो क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अब देखते हैं आगे इसमें हमने आगे देखा है कि किस प्रकार इसमें बनता है। तो दूसरा जो आपका है वो कौन सा है, प्रतिबिंब की दर्पण तथा वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होते हैं, बराबर होती है। यानी प्रतिबिंब की दर्पण से ये जो आपका क्या है, ये तो क्या है आपका प्रतिबिंब है और ये क्या है, वस्तु है। यानी प्रतिबिंब की दर्पण तथा वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितनी दूरी ये है आपकी, किसकी, ये दूरी आपकी जो वस्तु सामने रखी हुई है दर्पण के, उतनी दूरी आपको अंदर दिखाई देगी, किसकी, प्रतिबिंब की। अब तीसरा जो कौन सा है प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब आपका क्या बनेगा, सीधा। यानी एकदम जिस प्रकार वस्तु है उसी प्रकार की सीधा आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। और क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। आभासी कैसे, आभासी वास्तव में इस दर्पण के पीछे कोई वस्तु थोड़ी है, लेकिन हमें दिखाई देती है। इस वक्त हमें ऐसी दिखाई देती है कि दर्पण के अंदर की ओर कोई वस्तु है। वस्तु वास्तव में होती थोड़ी है, लेकिन वास्तव में नहीं होती है, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी आभासी। तो ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब होता है। और पार्श्व परिवर्तन के रूप में, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन ये होता है कि जैसे हम देखते हैं जो समतल दर्पण है, हमें सामान्य रूप से जो कांच दर्पण के अंदर मुंह देखते हैं उसमें क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी वस्तु आपने एक हाथ में ले रखी है, जैसे बायां हाथ में ले रखी है आपने, तो वो क्या है, वस्तु आपको दर्पण के अंदर बायां दिखाई देगा। यानी बायां भाग कौन सा दिखाई देगा, आपको दायां दिखाई देगा, और दायां भाग कौन सा दिखाएगा, बायां भाग दिखाई देगा। ये क्या कहलाता है, आपका पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। यानी जैसे आपने कोई एक साइड बायां हाथ में कोई वस्तु ले रखी है, वो किस रूप भाग में दिखाई देगी, दाएं हाथ में दिखाई देगी, और दाएं हाथ में ले रखी है वो किस में दिखाई देगी, बाएं हाथ में। ऐसा प्रतीत होता है हमें। ये क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन। यानी जो दर्पण है, दर्पण में बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। ये क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन। इस प्रकार 5 प्रकार की स्थिति हमने पढ़ी है। कौन सी, कि प्रतिबिंब बिंब के आकार का होता है, यानी वस्तु के आकार का दिखाई देता है, और प्रतिबिंब की दर्पण से तथा वस्तु की दर्पण से दूरी है वो क्या होती है, बराबर होती है, जिस पर ये दिखा रखा है आपने। और प्रतिबिंब वो सीधा दिखाई देगा, और प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, आभासी दिखाई देगा, और पार्श्व परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा। यह है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखते हैं आगे समतल दर्पण के बाद में गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण? तो गोलीय दर्पण हमने क्या देखा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, आपका गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कैसे? अब हमने क्या किया कि गोलीय दर्पण वास्तव में एकदम गोल थोड़ी होता है उसमें क्या होता है, जैसे कोई गोला है, गोला किस प्रकार का होता है, गोल होता है। जैसे हमने ये गोला ले लिया, इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया कि इसका जो एक सतह है, जैसे ये सतह ले लिया आपने, और इसके एक
भाग में क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दी, तो ये क्या होगा, इसका दूसरा भाग है, अंदर वाला भाग, वो क्या बन जाएगा, आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, उसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो ये क्या होता है आपका गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमने कितने प्रकार के पढ़े, वास्तव में होता है ये गोला ही होता है, इस गोले का एक भाग ले लिया जाता है और उसको ही हम क्या मानते हैं, गोलीय दर्पण मानते हैं। ये दो रूप में हो जाता है, कैसे, एक तो इसके बाहर की ओर पॉलिश कर सकते हैं तो अंदर का भाग बन जाता है, और एक अंदर की ओर पॉलिश करते हैं तो बाहर का भाग है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। दो प्रकार के हो जाते हैं गोलीय दर्पण। तो कैसे हम देखते हैं, तो परावर्तक आवरण हमने देख लिया किसकी कर सकते हैं, चांदी की ओर या एल्यूमिनियम कर सकते, सिल्वर या एल्यूमिनियम की करते हैं हम। अब देखते हैं इसमें गोलीय दर्पण के दो प्रकार का है, एक तो है उत्तल और दूसरा कौन सा है, अवतल। कैसे, उत्तल कौन सा होता है और अवतल कौन सा होता है। तो ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण हमने देख लिया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, मुड़ी हो उस या वक्रित हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या होता है उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो आपका बाहर की ओर, यानी ये देखो बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, बाहर वाला हो गया। सीधा ही कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो, बाहर की ओर हो, वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये एक रूप में, ये एक पुंज के रूप में नहीं करता है, ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है उसे। ये क्या कौन सा होता है, उत्तल दर्पण में होता है। तो उत्तल दर्पण कौन सा होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हो, या कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, फैलाता है किस प्रकार, जैसे ये किरणें आ रही है और बाहर का इसका परावर्तक पृष्ठ है, तो ये किरणें क्या होगी, फैल जाएगी इस रूप में, एक इकट्ठी नहीं होगी। तो ये किस में होता है, ये होता है उत्तल दर्पण में। आगे देखते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, इससे विपरीत हो जाएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हो या वक्रित हुआ हो, वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। या सीधा कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अंदर की ओर क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने बाहर की ओर पॉलिश कर दी है, और उसमें क्या किया था, अंदर की ओर पॉलिश की थी उत्तल में, और अवतल में बाहर की ओर पॉलिश की, तो अंदर का भाग है वो परावर्तक बन जाए, पृष्ठ बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एकत्रित करता है, ये जैसे इस रूप में, एक बिंदु के रूप में एकत्रित कर देता है, और ये आपका कौन सा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल में क्या हुआ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर हो, और ये क्या कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हो या अंदर की ओर हो, वो क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। उसमें तो प्रकाश की किरण को क्या करता है, वो तो उत्तल तो वो तो क्या करता है, फैलाता है, और अवतल क्या करता है, एक बिंदु के रूप में एकत्रित करता है। अब देखते हैं इसमें आगे इसमें यदि हम देखें कि किस प्रकार से जो अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ परिभाषाएं देखनी होगी और उनको हमें याद करना होगा। उस अलग से भी परीक्षा में उनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं इसमें, पहला है आपका वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र, ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ आपको देखना ही है, एक बार देखने से याद हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, यानी जो आपने क्या पढ़ा था कि गोलीय दर्पण एक गोला ही होता है, उसका परावर्तक जैसे किसी भाग में पॉलिश कर देते हैं तो दूसरे भाग में परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो क्या हुआ, हमने देखा कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है आपका वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, सी से। ये देखो, ये कोई गोला है, इस गोले का हमने क्या किया, एक भाग में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण बन गया। और इस जो गोले का जो केंद्र होता है, ये केंद्र, ये क्या कहलाता है आपका वक्रता केंद्र। और ये तो किस में हो गया, उत्तल में हो गया, और ये किस में, अवतल में। इस प्रकार आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा सीधी सी है कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरी आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। अब देखते हैं
यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले की त्रिज्या है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार जिस प्रकार वक्रता केंद्र था, ये जो त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या हम जानते हैं क्या होती है, इस त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, गोले की त्रिज्या है, तो यही त्रिज्या क्या कहलाएगी आपकी, यही त्रिज्या आपकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। उत्तल और अवतल में अलग अलग स्थिति दिखा रखी है इसमें। अब देखते हैं आगे आपका ध्रुव है। ध्रुव वक्रता केंद्र को आर से दर्शाते हैं, ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, आप ओ से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है। यानी ये आपका परावर्तक पृष्ठ बना लिया गोले के भाग को। अब इसका जो केंद्र है, ये केंद्र क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है, और इसे ओ से दर्शाते हैं, जैसे हमने उत्तल दर्पण में दिखा रखा है। यानी ये है परावर्तक पृष्ठ, और इस परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो आपका केंद्र होता है, ये क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है, इसको ओ से दर्शाते हैं। अब देखते हैं आगे परिभाषा आपकी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र जो हमने देखा और ध्रुव है, उनके बीच के मध्य जो काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं वही क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष कौन सी हुई, ये आपका वक्रता केंद्र गोले का जो केंद्र है, और ध्रुव है, ये ध्रुव है। इनके बीच में जो हम काल्पनिक ये जो रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा ये खींचते हैं, ये क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस आपका क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ये क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस, यानी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष हमने देखी, ये है आपकी मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यही क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। और जिसको किससे दर्शाते हैं हम, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देख रखा है अवतल दर्पण में, ये देखो, ये जो आपका क्या है, ये किरणें क्या है, पलटुप क्या हुआ, यहाँ से किरणें आई और इससे क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात परावर्तन हुई, और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर जब मिलती है, ये बिंदु ही आपका क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस। इसमें क्या होता है, अब देखो दो स्थितियाँ आई इसमें, कौन सी, एक तो मिलती है और दूसरी मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती तो किस में है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में मिलती है, और प्रतीत किस में होती है, उत्तल दर्पण में। कैसे कि अवतल दर्पण है वो तो क्या कर देता है, परावर्तन के पश्चात एक फैलाता नहीं है, एक बिंदु के रूप में कर देता है। तो ये तो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से। इस दोनों साइडों में अलग अलग होती है, इसमें उत्तल और अवतल में। अवतल दर्पण में तो इस साइड में होगा और उत्तल दर्पण में इस साइड में होगा। कैसे, इसमें अवतल दर्पण है, इसमें तो मिलती है, परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती है, और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे कि वास्तव में तो इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश की किरणों को यहाँ पर फैला देता है, यहीं वापिस इस रूप में फैला देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं काल्पनिक, हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि इस प्रकार क्या होता है, मुख्य फोकस इस ओर बनता है, ये मुख्य फोकस हो गया। अब देखते हैं इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। इसके बाद में आगे वाली परिभाषा, आगे है आपकी परिभाषा, इसके बाद में आपकी मुख्य परिभाषा कौन सी हुई है, फोकस दूरी की। क्या होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी में आपको क्या होता है कि जिस प्रकार आपने क्या देखा था, मुख्य फोकस, कौन सा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वही दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। कैसे, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव है, मुख्य फोकस कौन सा है, ये अभी हमने देखा बिंदु के रूप में यहाँ जो प्रतीत हुई थी, ये क्या है, मुख्य फोकस है आपका एफ कैपिटल, और ध्रुव है, ये यहाँ पर जो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ का जो मुख्य भाग जो आपका केंद्र है, ये क्या है, मुख्य आपका क्या है, ध्रुव है ओ, यानी मुख्य फोकस और जो आपका ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी है यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ये तो हो गया अवतल में। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में इस साइड में बनता है, दूसरी साइड में, यानी अवतल और उत्तल में अलग अलग बनता है। तो इस साइड में यानी ये ध्रुव हो गया और ये मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है आपकी, यही कहलाती है आपकी फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अब देखते हैं इसमें एक चीज़ क्या होती है कि जो आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी और जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या,
इन दोनों की जो क्या होता है इनमें संबंध कि जो आपकी जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है उसमें संबंध होता है कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या है उसकी दुगनी कौन सी होती, वक्रता त्रिज्या किसकी दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी आपकी जो गोले की वक्रता त्रिज्या और कौन सी, फोकस दूरी, इन दोनों में क्या संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या r किसकी दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसमें अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है इसका। इस प्रकार हम संबंध याद, यानी आपको कई बार क्या होता है वक्रता त्रिज्या दे दी जाती है या फोकस दूरी दी जाती है और फिर इस प्रकार हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या आपकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। अब देखते हैं आगे है इसमें द्वारक। द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो व्यास है आपका यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका द्वारक। अब देखते हैं, इस प्रकार हमने परिभाषा देखी। ये परिभाषा आपको याद करनी होगी, यदि एक दो बार आप देखोगे तो याद हो जाएगी और इसमें से 100% इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे है आपकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्यों ज्ञात की जाती है, क्यों देखी जाती है इसको। कार्तीय चिन्ह परिपाटी को हम देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण में जब हम अलग अलग प्रतिबिंब बनाते हैं तो उनसे पहले कुछ हमें याद होना चाहिए कि किस प्रकार बनते हैं इसमें प्रतिबिंब। तो इस प्रकार हमने क्या लिया, एक दर्पण ले लिया, गोलीय दर्पण ले लिया और गोलीय दर्पण में हम अलग अलग स्थिति देखते हैं। ऊपर की जो दूरी है वो किस रूप में दर्शाते हैं, धनात्मक दर्शाते हैं, और नीचे वाली दूरी है वो किस रूप में, ऋणात्मक दर्शाते हैं। बाईं ओर का जो आपको दिया हुआ है वो किस रूप में होगा, वो होगा आपका ऋणात्मक लेंगे हमेशा, और दाएं रूप में यदि आपको दिया हुआ है वो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। कैसे, यानी दर्पण से, किससे, दर्पण से यदि कोई भी आपकी जो कोई भी वस्तु है वो क्या हो, वो हो आपकी बाईं ओर, तो वो सभी किस में होगी, ऋणात्मक होगी। और दर्पण से यदि दूरी क्या हो, आपकी जो दूरी है वो किस रूप में हो, दाईं ओर हो, वो क्या होगी, धनात्मक होगी। यदि वस्तु है वो क्या हो, यदि वस्तु आपकी ऊंचाई में है, यानी ऊपर की ओर ऊंचाई है, तो क्या होगी, धनात्मक दूरी लेंगे। और यदि आपको नीचे की ओर दे रखी है तो वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये होती है आपकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है, जिस प्रकार हम दूरी लेते हैं, जो मान लेते हैं, वही इसमें आपको देखा जाता है किस रूप में। कई बार क्या दिया नहीं होता है, आपको सीधा करना होता है, तो इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम कर सकते हैं। क्या होता है इसमें कि दर्पण से बाईं ओर कोई भी दूरी है वो किस में ली जाएगी, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे बिंब हो, उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे। यदि दर्पण से दाईं ओर की दूरी है तो किस रूप में लेंगे, धनात्मक लेंगे। यदि वस्तु की ऊपर की ओर ऊंचाई की ओर कोई वस्तु की ऊंचाई है वो किस रूप में लेंगे, धनात्मक लेंगे। यदि नीचे की ओर है तो किस रूप में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और जो हमें इस चित्र के माध्यम से दर्शा रखा है। इस प्रकार हमने ये प्रथम पार्ट में हमने ये अध्ययन किया, जिसका यदि इसमें से कोई भी पॉइंट आपको न समझ में आए, जो हमने देखा कि प्रकाश में किस प्रकार वस्तु दिखाई देती है, फिर हमने देखा कि आपका जो परावर्तन है वो क्या होता है, परावर्तन के हमने देखे अलग अलग नियमित और विसरित परावर्तन के बारे में, फिर हमने देखा परावर्तन के नियम कौन से हैं, फिर हमने उसके बाद में हम देखे दर्पण के बारे में, समतल दर्पण का देखा, फिर हमने देखा गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनकी मुख्य रूप से परिभाषाएं देखी और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के रूप में अध्ययन किया। अब इसके बाद में हम आगे का जो पोर्शन है उसका अध्ययन करेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, वो आगे वाले वीडियो में देखा जाएगा। यदि इसमें से आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस प्रकार आपको 10वीं क्लास की जो साइंस का जो आपको कोर्स कोई भी अध्ययन करना चाहता है तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो, सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज। और यदि आपको PDF की आवश्यकता है, नोट्स की आवश्यकता है, तो आप इस सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।